हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2019 का। ठीक है ना, ये है हमारा कितने का है, 2019 का है। और जो पेपर कब हुआ था हमारा, ये 8 जनवरी 2020 को हुआ था। तो आई इसमें हम जो है CDP चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को देख रहे हैं, जिसके हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि एनिमल इंटेलिजेंस, हमको मिलान करना है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसका है। तो पुनर्वलन की सूची किसकी है, सारभार्गिता का नियम किसका है, और अनुकूलन, तो अनुकूलन शायद हमारा पियाजे का, और एनिमल इंटेलिजेंस हमारे थॉर्नडाइक के हैं। तो ए का 3 कहाँ है, इसमें है, और अनुकूलन पियाजे मतलब डी का 2, यही है। सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। आइए इसमें देख लेते हैं। तो हमको 2 भी अगर पता रहेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें 2 आते रहेंगे। जैसे एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का है, पुनर्वलन की अनुसूची स्किनर की है, और सार्ग सारगर्भिता का जो नियम है गेस्टाल्ट का है, और अनुकूलन पियाजे का। हमें क्या होता है, 2 पता था, एक एनिमल इंटेलिजेंस और अनुकूलन, तो इससे हमने निकाल लिया। ठीक है ना। इसके बाद बताते हैं आपको कि अधिगम के जो प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो ये देख लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गाइस, आप लोग समझिएगा। तो अधिगम का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक, जैसे इसमें हम कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, पावलाव का है। अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। और सूज सिद्धांत ये हमारे कोहलर का है। और सबलीकरण का सिद्धांत ये हमारे हल का है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये हमारे टॉलमैन का है। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत ये हमारे कोर्टुलेविन का है। और सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत ये हमारे स्किनर का है। और जो हमारा मानवतावादी सिद्धांत ये हमारा रोजर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है, या अंतर संबंध का सिद्धांत। हम जानते हैं कि जो विकास होता है वो हमारा क्या होता है, निरंतर होता रहता है। यानी कि विकास हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है, कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह कथन किसका है, विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित, जो कि किसने दिया है, स्किनर के अनुसार है। ठीक है ना। विकास की प्रक्रिया में की निरंतरता का सिद्धांत केवल यह तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। विकास क्या होता है, एक हमारा एक समान गति से नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, अविराम गति से, निरंतर मतलब कभी भी रुकता नहीं है। और निरंतर क्या रहता है, चलता रहता है। विकास की गति क्या होती है, कभी तेजी होती है, कभी धीमी हो। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा सा सुसो डाउन हो जाता है। फिर किशोरावस्था में और फिर तेजी से होता है। ठीक है ना। फिर वृद्धावस्था में क्या होता है, फिर धीमा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के मौलिक अधिकार किया गया। तो ये हमारा कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा किए गए संशोधन से शिक्षा एक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार बन गई है। और यह आर्टिकल क्या है हमारा 21 के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये इसके अंतर्गत आता है, किसके, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन। तो अभिप्रेरणा ये हमारी क्या है, मैकडूगल है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति यानी हमारी प्रवृत्तियाँ कितनी है, 14 प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं हमारी, इन्होंने दिया है। देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो विलियम क्या है, मैकडूगल है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी में का जो व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्तियां द्वारा क्या होती हैं, संचालित होती हैं। और व्यवहार के कारणों में ये मूल प्रवृत्तियां मानव तथा पशुओं में क्या होती है, समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत उनके प्रतिपादक हम देखेंगे। अब तो यहाँ पे कई
सिद्धांत जैसे शारीरिक क्रिया से सिद्धांत ये हमारे मार्गन का है। अंत अंतोनोर्द का सिद्धांत ये हमारे हल का है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये हमारे फ्रायड का है। स्वयथार्थीकरण का जो सिद्धांत ये मैस्ले का है। और आंतरिक प्रेरणा का जो सिद्धांत ये हमारे किसका है, हलो का है, ठीक है। और निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत ये किसका है, हमारे मैक्लेलैंड का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है, विकास की किस अवस्था को कुल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है, बाल्यावस्था को, कि शैशवावस्था को, कि किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। अनोखा काल किसे कहा गया है, तो ये बाल्यावस्था को कहा गया है, क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें आप बच्चों को क्या कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये बाल्यावस्था का जो काल होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसमें बहु विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया गया, तो किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, कि गोल्डमैन ने दिया है, या गार्डनर ने दिया है, या जॉन मेयर ने। तो किसने दिया बहु विमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय है ये गार्डनर ने दिया है, ठीक है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि तथा बहु विमात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय दिया है, इस सिद्धांत के माध्यम से गार्डनर ने यह बताया कि जो बुद्धि है वो क्या हमारी एकार्की ना होकर क्या है, बहुकारकी होती है। उन्होंने बताया कि बुद्धि में 7 तरह की क्या होती है, क्षमताएं होती है, बुद्धि सम्मिलित होती हैं। इन 7 तरह की बुद्धि का जो विशेष गुण है यह है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के नियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत हम देखेंगे और उनके प्रवर्तक देखेंगे। तो देख लेते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, गार्डनर है। एक सातात्मक सिद्धांत किसका है, बिने और टर्मन स्टर्न का है। द्वितत्वीय या द्विखंडन का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है। बहुतत्वीय असतात्मक सिद्धांत ये हमारे थॉर्नडाइक का है। बहुमानसिक योग्यता का जो सिद्धांत ये हमारे थ्रस्टन या क्रेली का है। और जो हमारा वर्ग घटक या संघात्मक सिद्धांत है ये हमारी किसका है, जी थॉमसन का है। या कर्मिक मौत का जो सिद्धांत है ये हमारे वर्ट या वरन का है, ठीक है ना। और सम्मिलित जो सिद्धांत है ये हमारे किसका है, गिलफोर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिस्लेक्सिया में या करने में कठिनाइयाँ होती, मतलब डिस्लेक्सिया क्या है हमारा, एक पढ़ें। डिस्लेक्सिया हुआ है जो उसमें क्या होता है, पढ़ने संबंधी जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, यानी कि क्या है हमारा, व्यक्त करने, बोलने या खड़े होने क्या है, तो ये भी हो जाएगा हमारा पढ़ने और वर्तनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं, कहता है कि हम जानते हैं कि समावेशी कक्षा एक वह कक्षा है जिसमें क्या होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, हम सबको साथ में लेके चलते हैं, वो जो कक्षा होती है उसको समावेशी कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कहता है कौन सा नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो क्या है, शिक्षक को निश्चित बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने का पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, या शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये नहीं होगा तो शिक्षक को निश्चित बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं समावेशी कक्षा में। तो कहता है हमारा विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए सहायक सेवाओं का समन्वय करना। सेकंड है हमारा क्या है, विशिष्ट बालकों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय, यानी कि जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको हमें क्या होगा, थोड़ा अधिक समय देना, ठीक है ना। और बच्चों को क्या, मतलब शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की क्या, अगर बच्चों को पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं मिली तो हमें क्या करनी चाहिए, उनको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। और नियमित शिक्षक अभिभावक सम्मेलन यानी कि पेटीएम की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें अभिभावक और शिक्षक का क्या हो, सम्मेलन हो, जिससे उनमें क्या हो, बातचीत हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रेरित करना चाहिए, या हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, या रोक देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, छात्र और शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें पूर्णतः क्या होती है, सक्रिय सहभागिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बच्चे की वृद्धि मुद्दा संबंधित है, तो किससे, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, या भावात्मक
जब बच्चे की सामाजिक विकास वृद्धि पूछेगा तब हमारा क्या होगा, सामाजिक विकास हुआ। लेकिन जब केवल वृद्धि पूछेगा तो बच्चों की जो वृद्धि है वो हमारी क्या है, शारीरिक विकास है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, या सूच का सिद्धांत। तो हमें तो किसका उद्दीपक लग रहा है, किसका है ये? हाँ, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या है, सी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है ना। तो B.F. स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का जो सिद्धांत को क्या कहा गया है, पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत को कहा गया है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को, ठीक है ना। और इस सिद्धांत को जो होता है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो कहता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सेकंड हमारा अंतःप्रज्ञक अवस्था, थर्ड हमारी क्रियात्मक अवस्था, या संकेतात्मक। फोर्थ हमारा क्या है, संकेतात्मक अवस्था। तो ये पूछा ब्रूनर की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है, यानी कि कौन कौन सा है, हमें पहले ये देखना है। तो हमारा क्या है, अंतःप्रज्ञ अवस्था ब्रूनर के सिद्धांत विकास सिद्धांत का क्या है, ये अंग नहीं है, यानी कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं क्या है, हमारे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉरिशन ने बौद्ध स्तर पर शिक्षक प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, वो कौन कौन से है। प्रस्तुतिकरण है, खोज है, संगठन व्यवस्था है, आत्मीकरण, या वचन, या अभिव्यक्ति। तो 5 कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या है, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी खोज करते हैं, फिर उसको प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, आत्मीकरण करते हैं, उसके बाद व्यवस्था है संगठन के बीच, फिर उसके बाद वाचन या क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं। हेनरी सी मॉरिशन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है जो निम्नवत है। पहला क्या है, खोज व अन्वेषण विधि, सेकंड हमारा क्या है, प्रस्तुतिकरण है, थर्ड हमारा क्या है, आत्मीकरण है, फोर्थ हमारा क्या है, व्यवस्था संगठन, ठीक है ना, और 5 हमारी क्या है, वाचन या अभिव्यक्तिकरण है, ठीक है ना। जो क्या कहता है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर एवं आकर्षण बनाने के लिए पूर्व नियोजित रूपरेखा है, जिससे वह एक क्या होता है, सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग है, अनुमूलन है, ज्ञान है, या बोध है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से हमारा अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध तीनों है, लेकिन ये अनुमूलन संबंधित नहीं है, ठीक है ना। जिससे क्या कहता है, अनुमूलन संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या है, संबंधित नहीं है। जो बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था, किसमें किया था, ब्लूम ऑफ टैक्सोनॉमी को, अपनी पुस्तक उनकी क्या है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या किया, उन्होंने दर्शाया है। तो ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना। जो ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य को क्या किया है, 6 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं, पहला हमारा ज्ञान है, बोध है, थर्ड हमारा अनुप्रयोग है, फोर्थ हमारा विश्लेषण है, फिर संश्लेषण है, फिर उसका क्या है, मूल्यांकन। पहले हम ज्ञान लेंगे, फिर उसको बोध करेंगे, फिर उसका हम कहीं ना कहीं प्रयोग करेंगे। जब हम कोई चीज़ प्रयोग कर लेते हैं तो उसका हम विश्लेषण करते हैं, जब विश्लेषण बताते हैं फिर उसके बाद संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन यानी कि फीडबैक देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। मिश्रित है, नतोदर है, उन्नतोदर, उत्तल है, या लंबवत है। तो हमारा इसमें से वक्र नहीं है, तो लंबवत जो अधिगम का लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है, जो सीखने की क्रिया में होने वाली उन्नति या अवनति के स्वरूप को समझने के लिए क्या होता है, मनोवैज्ञानिक ने क्या वक्र रेखाओं को 3 प्रकार में बताए हैं। एक हमारे क्या है, उन्नतोदर जिसे कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं, नतोदर वर्ग जिसे कॉनकेव कर्व बोलते हैं, मिश्रित वर्ग जिसे कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो क्या होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाठ सहागामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। जो पाठ सहागामी क्रियाएं हैं तो वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से होती हैं, कि शैक्षिक संस्थानों के विकास से होती हैं, या छात्रों के मानसिक विकास से होती हैं, या छात्रों के वृत्तिक विकास से होती है। तो पाठ जो सहागामी क्रियाएं होती हैं वो किससे होती है? छात्रों के सर्वांगीण विकास, यानी कि ये मतलब क्या होता है, जो भी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है कि हमें क्या है कि जो सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, किसी भी बच्चों में क्या करना है, हमें भेदभाव नहीं करना है, यानी कि सब बच्चों का हमें क्या है, सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर है, कोहलर है, थॉर्नडाइक है, या बीएस ब्लूम। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने भी किया है, कोहलर ने भी किया, थॉर्नडाइक ने किया है, केवल बीएस ब्लूम ने नहीं किया है, ठीक ना। जो स्किनर है, स्किनर ने सक्रिय उन्मूलन का सिद्धांत दिया, कोहलर ने अधिगम के सूझबूझ का सिद्धांत दिया, और थॉर्नडाइक ने क्या किया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। फर्स्ट बताता है हमारा कि बालक का विद्यालय न जाना, तो मतलब और बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में जैसे कि बच्चा कोई किसी क्लास में पढ़ रहा है और बार बार वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये उसकी पढ़ाई में क्या हो रहा है, एक तरह से अवरोध पैदा हो रहा है कि बच्चा क्या हो रहा है, आगे प्रमोट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, लगातार एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, तो ये क्या है, उसकी शिक्षा में अवरोध पैदा कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, शिक्षा में अवरोध का कारण है। कहता है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, मतलब पहले का ज्ञान हमने क्या अर्जित किया है वो हमें आता है। ये प्रस्तावना कौशल में आता है, कि उद्यमी परिवर्तन कौशल में आता है, कि प्रदर्शन कौशल में आता है, या समापन कौशल में। तो प्रस्तावना कौशल में हमारे पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल हमारा क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल, यानी कि प्रथम स्टेप है, जिसको शिक्षण प्रक्रिया में छात्रा अध्यापक को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए क्या किया जाता है। जब कोई भी अध्यापक जब कोई भी छात्र जो होता है, जो टीचर बनता है, तो उसका पहला जो प्रथम कौशल होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना। पहले वो प्रस्तावना किस तरीके से बनाता है, कैसे प्रश्न पूछता है, और उसमें क्या वो निर्देश देता है, वो क्या क्या छात्रों से प्रश्न पूछना है, उसको आसानी देने में हो रहा है उत्तर की नहीं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पूर्व ज्ञान का क्या है, परीक्षण करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, या शैशवावस्था से, तो उत्तर बाल्यावस्था से। तो किसमें होता है, तो जो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है ये हमारा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हम लोगों ने क्या हुआ है, पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मानव विकास का जो प्रारंभ है ये गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। और शारीरिक विकास क्या होता है हमारा, भिन्न भिन्न गति से चलता है, और अन्य विकास की जो अवस्थाओं की जो अपेक्षा गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति जो होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक तीव्र होती है, ठीक ना। कहता है विकास की क्या है, बाल विकास। कहता है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। शैशवावस्था हमारी क्या है, जन्म से 2 वर्ष, जब बच्चा जन्म होता है उससे 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है तो शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था हमारी क्या है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था है। उसके बाद किशोरावस्था हमारी 12 वर्ष से 18 वर्ष की जो आयु है किशोरावस्था है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, बी.एफ. स्किनर है, E.L. थॉर्नडाइक है, या I.P. पावलोव है, या R.M. गुइनी है। तो कौन है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक, तो जो है इनके लेखक क्या है हमारे R.M. गुइनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो हम देख लेते हैं पहले कि बी.एफ. स्किनर द्वारा जो रचित पुस्तक है क्या है हमारे ब्रेवल बिहेवियर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और एल थॉर्नडाइक द्वारा जो रचित पुस्तक है वो क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस, ये अभी हमको मिलान में मिला था। और क्या है हमारी ह्यूमन लर्निंग, ठीक है। और I.V. पावलोव द्वारा जो रचित पुस्तक है वो क्या है हमारी
कंडीशन रिफ्लेक्सेस द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने किया है? स्टेनले हॉल ने कहा है, जर्सिल ने कहा है, या क्रो एंड क्रोम ने, या सिम्पसन है। तो स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन हमारा स्टेनले हॉल का है, क्योंकि ये सारी क्वेश्चन जो हैं हमारे सीटेट के में पूछे गए हैं। अगर आपने सीटेट या डीएलएड सॉरी आपने अगर डीएलएड या बीटीसी किया होगा तो आपने ये सारी क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो किशोरावस्था है ये क्या है? हमारी बड़े संघर्ष, हमला और विरोध की अवस्था है, ठीक है ना। और ये क्या होती है? जो हमारी किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की आयु मानी जाती है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति का विकास दृष्टि से क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ये बहुत पूछता है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है कितना है? 40 मिनट है कि 36 मिनट है कि 30 मिनट है या 45 मिनट? तो जो भारतीय प्रतिमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 36 मिनट दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के लिए कितना मिनट दिया गया? तो 6 मिनट दिया गया। और पुनः लेसन प्लान के लिए हमारा क्या है? रिलेशन प्लान के लिए हमारा क्या है? 12 मिनट यानी। और पुनः शिक्षण के लिए हमारा कितना है? 6 मिनट है। और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए हमारी क्या है? 6 मिनट। और कुल समय हमारा क्या है? 36 मिनट का है, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? पूछता है हमारा हिल्विंगवर्थ का है, गिट्स का है, या स्किनर का है, या रॉस का है। तो ये हमारा जो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है, तो ये हमारा किसका है? रॉस का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने कहा है, या स्किनर ने कहा है? तो बताइए आप लोग। तो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन, ये हमारा क्या एक अधिगम है। यह कथन किसने कहा था? जेवी गिलफोर्ड का है, ठीक ना। तो ग्रेडेड के अनुसार आदत उस व्यवहार को दिया गया नाम है जो प्राय क्या होता है? इतनी बार दोहराया जाता है कि वह क्या होता है? स्वचालित हो जाता है, यानी कि स्वयं से होने लगता है। हम जब कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। तो उस कार्य को हमें करने में कोई समय नहीं लगता है, हम तुरंत उसको तत्काल कर लेते हैं, ठीक है ना। कल्विन के अनुसार कहता है कि पहले से जो निर्मित व्यवहार होता है वो अनुभव द्वारा परिवर्तन को अधिगम करते हैं, यानी कि जो हम पहले करते आए हैं उसके अनुभव के आधार पे हम क्या कर लेते हैं? आगे की प्रक्रिया को कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहता है मिलान करना है। फर्स्ट हमारे क्या? ब्रूनर, आशुबेल, और क्या है? ग्लेजर है, और क्या हमारे? गार्डनर। तो कौन है? आइए देख लेते हैं। तो ब्रूनर का क्या? हमारा संप्रत्यय उपलबिंद शिक्षण प्रतिमान है। आशुबेल का हमारा क्या? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान है, ठीक है ना। उसके बाद ग्लेजर का क्या है? हमारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। गार्डनर का क्या है? हमारा साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान है। और सचमैन का हमारा क्या है? प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन हमको नए नए मिल रहे हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है क्या है? समस्या की पहचान करना, आंकड़ों का संग्रहण करना, या परिकल्पना का निर्माण करिए, या परिकल्पना का परीक्षण करना। तो क्या है हमारा समस्या समाधान का जो पहला चरण होता है कि समस्या की पहचान करना। जब हम कोई भी समस्या आती है तो पहले हम क्या करते हैं? उसको पहचानते हैं कि इसमें कहाँ पे कौन सी समस्या आ रही है, ठीक है ना। तो प्रथम चरण क्या है? हमें हमारा समस्या समाधान का समस्या की पहचान करना, ठीक है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक उस समस्या को हल आप कैसे करेंगे? इसलिए हमारी क्या है? समस्या की पहचान करना, ठीक है ना। 29 में क्वेश्चन कहता है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालक का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोचालक पक्षों का जो विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलता पर बल होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगा। तो कौन होगा हमारा? तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का क्या होगा? विकास होगा। ये सबसे अधिक
क्या हमारा प्रभावशाली होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बेंजामिन एवं वेस ब्लूम का जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य है कौन कौन सा है। तो क्या है, उन्होंने क्या दिया है, तो बेंजामिन एस ब्लूम ने जो शिक्षण का अधिगम दिया है वो क्या हमारे संज्ञानात्मक उपदेश दिया है। सेकंड हमारे भावात्मक उपदेश दिया है। थर्ड है हमारे क्या है, मनोचालक उपदेश दिया है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि स्मृत स्तर पर बोध स्तर को शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन कौन सा सोपान ओवरनेस्ट है। फर्स्ट हमारा अन्वेषण है, सेकंड हमारा समान्वीकरण है, थर्ड हमारी तैयारी है, या फोर्थ हमारी क्या है, प्रस्तुतिकरण है। तो स्मृत स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की जो संरचना में प्रस्तुतिकरण जो होता है, यानी कि वो क्या होता है, सोपान उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। आइए हम देख लेते हैं हार्वर्ड की जो स्मृति स्तर है शिक्षण प्रतिमान का, क्या फर्स्ट हमारी क्या प्रस्तावना है, सेकंड हमारी प्रस्तुतिकरण है, थर्ड हमारी क्या स्पष्टीकरण एवं तुलना है, फोर्थ हमारी क्या समान्वीकरण है, फाइव हमारी क्या प्रयोग है। और हेनरी सी मैरिसन का जो बोध स्तर का जो शिक्षण प्रतिमान है उन्होंने क्या क्या दिया है, पहले क्या उन्होंने अन्वेषण करना है, फिर प्रस्तुतिकरण करना है, फिर उसको आत्मीकरण मतलब खुद पर प्रयोग करना है, फिर उसकी व्यवस्था करना है, फिर क्या वर्णन और अभिव्यक्ति करना है। तो ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन जो ठीक है 30 क्वेश्चन थे। तो ये करीबन हमारी 26, 27, 28 मिनट में कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमने 2019 का किया है, जो कि पेपर हमारा 8 फरवरी 2020 में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2016 का करेंगे, 2016 का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई आप लोग में फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।